हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन पढ़ाऊंगी। तो आज हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट से, यानी कि कोष प्रवाह विवरण। इससे पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं डिटेल में। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो भी डाली हुई हैं। अगर आपको वो भी चाहिए हो या और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाह रहे हो तो सब्जेक्ट करने भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए इसमें शुरू करते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो जो आपने देखा होगा, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसके बाद में आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें क्या होता है, प्रबंधकीय लेखांकन जिसे कहते हैं, उसमें जो भी लेखे रखे जाते हैं वो किसके लिए रखे जाते हैं, वो मेनली जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए रखे जाते हैं। कि जितना भी अभी काम किया गया है या वो लेखे जो रखे जाते हैं, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं जब सारे फाइनल अकाउंट्स बन चुके होते हैं। सिर्फ उसका एनालिसिस करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो भी हमारे जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस रही हैं वो क्यों रही हैं या उसकी स्थिति उस वक्त में क्या है, उसका एनालिसिस करने के लिए और आगे के डिसीजंस लेने के लिए। तो वो हो जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बहुत तरह से आपका एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि आपका रेशियो एनालिसिस किया जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, कैश बजटिंग होगी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो इसमें की जाती हैं। तो पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण। ये जो आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने बनाए होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो जाती है, फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ये सब जो आपने बनाए होते हैं उनका ही एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना और निवेचन करना। तो इसकी ये एक टेक्निक है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, दो आर्थिक चिट्ठों के मध्य, यानी कि दो आपके जो पिछले वर्षों के जो बैलेंस शीट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो आपका कोष यानी कि फंड जो इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो आइए एक डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन जो आपकी दे रखी है, इसमें फॉल्के की है, रॉबर्ट एंथोनी की है, स्मिथ एंड ब्राउन की है। तो आप इसमें से कोई भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। कम से कम 2 डिफिनेशन याद कर लीजिएगा जो कि एग्जाम में लिखनी होंगी आपको। फॉल्के के अनुसार कोषों के स्रोतों एवं प्रयोग का विवरण एक तकनीकी युक्ति है जो कि दो तिथियों के बीच एक व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि वही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई थी कि दो आर्थिक चिट्ठे यानी कि दो बैलेंस शीट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके ही परिवर्तन क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है और हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, उन सब का विवरण होता है और विश्लेषण होता है। वो हो जाता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हैं कि किस तरह से क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक बार आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे कि क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, कहाँ पर फंड का इनफ्लो हो रहा है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे कि फंड का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। आगे जब आप इसको बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से समझ लीजिए, वो हो जाता है फंड यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले आप बनाएंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसमें हमें यही वर्किंग कैपिटल ही निकालनी पड़ती है कि कितना हमारी कम हो गई है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो टोटल करंट एसेट्स होती हैं और जो टोटल करंट लायबिलिटी होती हैं। करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सी करंट एसेट्स होती हैं और कौन सी करंट लायबिलिटीज होती हैं। उसी से ही आप क्या बनाते हैं, अपना शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आइए देखें इसमें और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इसे बनाया जाता है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, आइए एक बार उसे देख के समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ों से फंड का इनफ्लो होता है या फंड के इनफ्लो या आउटफ्लो पर इफेक्ट करता है। तो आपका जो पहला दे रखा है, 1 लाख के ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख। तो 1 लाख के यानी कि डिबेंचर्स का इशू किया गया है 1 लाख का, तो क्या होगा, 1 लाख की जो कैश होगी वो आएगी, तो उससे क्या होगा, चालू संपत्ति में वृद्धि होगी। क्योंकि जब कैश आएगा तो कैश क्या होती है, करंट एसेट ही तो होती है, तो उससे क्या होगा, चालू संपत्ति हमारी बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, फंड का इनफ्लो। दूसरा दे रखा है, देनदारों से 10,000 की प्राप्ति यानी कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 10,000। तो जब देनदारों से हमें 10,000 की प्राप्ति हुई है तो क्या हुआ, डेटर्स में हमारे 10,000 कम हो गए, लेकिन यही 10,000 किस में बढ़ जाएंगे, कैश में बढ़ जाएंगे। तो कुछ भी हमारा जो करंट एसेट होगी उसमें कोई भी टोटल में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि डेटर्स में से 10,000 कम होंगे और वही 10,000 आपके किस में जुड़ जाएंगे, कैश में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा कैश का। नेक्स्ट लेते हैं, ऋण पत्रों का समतांशों में परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो डिबेंचर्स थे जो जब उनको रिडीमेबल किया गया यानी कि जब शोधन उनका किया गया तो उसमें कैश देने के बजाय उन्होंने कैसे किया, उसे इक्विटी शेयर्स में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी ना कैश का इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा।
नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऋणों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म लोन यानी कि जो लोन आपने लिया था उसको आप क्या किया है, उसका पेमेंट कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी कैश क्या होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कैश से ही तो पेमेंट करेंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कैश का फंड का आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है अंशों के निर्गमन द्वारा भवन का क्रय, परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर क्या है, शेयर्स को इशू कर दिया, उससे क्या खरीद ली है, बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक होती है फिक्स्ड और दूसरा हो जाता है करंट। जब दो अलग अलग जो भी व्यवहार हैं, ट्रांजैक्शन हैं, दो अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करेंगे, इफेक्टिव करेंगे, तभी वहाँ पर कैश का इनफ्लो होगा, फंड का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। यहाँ पर जैसे कि अंशों का निर्गमन और आपका भवन का क्रय, ये दोनों ही क्या है, फिक्स्ड में चले जाएंगे, करंट नहीं है, ना ही करंट एसेट है, ना ही करंट लायबिलिटी है, तो दोनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर आता है सामान्य संचय का सृजन, क्रिएशन ऑफ जर्नल रिजर्व। इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान्य संचय यानी जर्नल रिजर्व कैसे बनाया जाएगा, कैश से ही तो बनाया जाएगा, तो वही आपका आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो अलग अलग सिचुएशंस हैं या अलग अलग जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या व्यवहार हो रहे हैं, तो कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, आउटफ्लो इनफ्लो पर कहाँ पर नहीं पड़ता है। अब आइए देखें कि इसमें आगे कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, किस तरह से उसे हम बनाते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें बनाना है वो हो जाता है स्टेटमेंट शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका दे रखा होगा बुक में, क्वेश्चन में। इसमें आपके जो कॉलम बनते हैं, पहला हो जाता है पार्टिकुलर्स का, फिर आ जाता है प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ द ईयर, फिर आ जाता है करंट ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर आ जाता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज या डिक्रीज। जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी होती है वो 2 वर्ष की दे रखी होती है, यानी कि 2 साल की दे रखी होती है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, करंट एसेट। तो अभी मैंने बताया था कि आगे आपको बताएंगे कि करंट एसेट कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए कि करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी तो वो फिक्स्ड में जाएगी, वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी, उसमें जो भी चेंजेस हैं, जो कुछ भी है वो किस में जाएंगे। अगर ये शॉर्ट टर्म नहीं दे रखा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा क्वेश्चन में आपके, या जो बैलेंस शीट होगी उसमें, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। अगर आपका बढ़ गई है तो परचेज में जाएगी, या कम हो जाएगा तो उस किस में जाएगा, सेल में। वो आगे मैं बताऊंगी आप लोग को जो फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे रखी है, शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फिर सैंडरी डेटर्स आएंगे, बिल्स रिसीवेबल आएंगे, अकर्ड इनकम आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने होंगे वो क्या हो जाते हैं, एसेट हो जाती है करंट, और जो आपका और स्टैंडिंग होते हैं वो सब क्या हो जाता है, करंट लायबिलिटी हो जाती है। फिर आता है स्टॉक इन ट्रेड और अदर करंट एसेट, अगर जो भी क्वेश्चन में अगर आपकी दे रखी होंगी तो वो आ जाएंगी, तो ये हो जाती है करंट एसेट। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कैश इन हैंड में आपका कैश इन हैंड, अगर जैसे प्रीवियस ईयर में आपका 6000 यानी कि 6000 दे रखी है, और करंट ईयर में क्या है 8000 दे रखी है, तो क्या है 2000 से इंक्रीज हो गई है, यानी कि पहले के साल में अगर कम है और उसके बाद वाले वर्ष में अगर ज़्यादा है तो क्या है, सीधे सीधे इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज के कॉलम में हमारा 2000 का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सबका भी हम लिख लेंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी में इसके जस्ट करंट एसेट का अपोजिट किया जाता है। अगर आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज के कॉलम में जाएंगे, और अगर घट रहे होंगे तो क्या होगा, इंक्रीज के कॉलम में जाएंगे। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो वहाँ पर डिटेल में समझा दूंगी। फिर करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर करंट लायबिलिटी आ जाता है। इतनी चीज़ें आ जाती हैं करंट लायबिलिटीज़ में। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ए को अलग और बी को अलग, उसके बाद उसको हम आपस में लेस कर देंगे। फिर उसका जितना आपका जिस साइड भी कमी आएगी या बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से बन जाता है हमारा स्टेटमेंट। अब आइए देखें एक क्वेश्चन सॉल्व करके कि इसे हम कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ आरके लिमिटेड एज ऑन, जो भी आपके बुक में डेट दे रखी हो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर 2 वर्ष दे रखे हैं, 2 ईयर दे रखे हैं, एक हो जाएगा आपका करंट ईयर और एक हो जाएगा प्रीवियस ईयर। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी कभी क्या करते हैं कि डेट आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि पहले जो है करंट ईयर दे देते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर दे देते हैं, तो डेट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं आपकी, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा आपका करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं क्या हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी, डेटर्स हो जाएंगे करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल हैं क्या हो जाएंगे, करंट एसेट, बिल्स पेएबल हैं करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, स्टॉक क्या हो जाएगा, करंट एसेट, और जो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रखी वो हो जाएगी करंट एसेट।
आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। पहले इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले तो लिख लीजिए शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा, प्रीवियस ईयर आ जाएगा, करंट ईयर आ जाएगा, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा। फिर आपका करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ करंट ईयर की दे रखी थी, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं था, तो प्रीवियस ईयर में हम डैश कर देंगे और करंट ईयर में उसे लिख लेंगे। तो क्या है, जब आपका प्रीवियस ईयर में दे ही नहीं रखा है तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सीधे सीधे इंक्रीज के कॉलम में 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। फिर डिटेल्स दे रखे हैं, डिटेल्स कितने थे आपके 1,30,000 थे। उसके बाद करंट ईयर में कितने थे 1,50,000, 1,50,000। तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर में ज़्यादा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में कम हो जाएगा, तो लेस करेंगे तो 20,000 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल में 13,000 थे और 11,000 क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है 2,000 से, तो डिक्रीज के कॉलम में 2,000 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,500 और 2,000, तो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं 500 के। उसके बाद आ जाता है स्टॉक। स्टॉक में आपका 1,60,000 है और 1,40,000 यानी कि 20,000 से डिक्रीज हुआ है, तो वो हो जाएगा डिक्रीज के कॉलम में। अब ऐड कर लेंगे हम, प्रीवियस ईयर का टोटल कर लेंगे और करंट ईयर का टोटल कर लेंगे। इधर आपका ए लिख दिया जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं करंट लायबिलिटी पर। करंट लायबिलिटी में बिल्स पेएबल आएंगे। सबसे पहले 10,000 के थे, 8,000 के थे। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जो भी हमारा अगर इंक्रीज हुआ होता है तो डिक्रीज के कॉलम में जाता है, डिक्रीज हुआ होता है तो इंक्रीज के कॉलम में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2,000 से डिक्रीज हुआ है तो किस में चला जाएगा, इंक्रीज के कॉलम में आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के थे, 2,500 के, तो क्या हुए हैं 500 से डिक्रीज हुए हैं, फिर इंक्रीज के कॉलम में आ जाएंगे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका दे रखा है 70,000 और 80,000 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो कहाँ चला जाएगा, डिक्रीज के कॉलम में 10,000 के। उसके बाद इसको भी हम टोटल कर लेंगे, 83,000 आ जाएगा, 90,500 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ए में से हम बी को लेस कर देंगे, यानी कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को हम लेस कर देंगे। तो लेस करने पे कितना आ जाएगा, वो हो जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। कितना आएगा, 2,21,500, इसमें आ जाएगा 2,42,500। उसके बाद अब इंक्रीज कहाँ हुआ है, डिक्रीज किधर हुआ है, ये देखने के लिए जब माइनस करके हमने वर्किंग कैपिटल निकाली उसी से देख के हमें पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में हमारी कितनी है, कम है, और करंट ईयर में ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो इसको जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल को जब हम प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल से लेस करेंगे तो पता चल जाएगी हमको कितनी है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 21,000 की। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो इधर कॉलम आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस का दे रखा था, इंक्रीज वाले को टोटल कर लेंगे और डिक्रीज वाले को टोटल कर लेंगे। इंक्रीज वाला क्या होगा, बड़ा आएगा और डिक्रीज वाला छोटा आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 21,000 का। तो क्या निकल के आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर डिक्रीज के कॉलम छोटा आ रहा है तो वहाँ पर इंक्रीज आएगा आपका, और अगर इंक्रीज का कॉलम छोटा आएगा तो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा वहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कब इंक्रीज हुआ और कब डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, टोटल दोनों साइड का बता रखा है, वर्किंग कैपिटल का कितना आया और साथ ही बता रखा है इंक्रीज आया है कितने का, 21,000 का। तो इस तरह से आपका आंसर क्या है, सही है। इसमें नीचे जो और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का शेड्यूल बनाना है उसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा आप लोग का आंसर आया या नहीं आया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो, किसी तरह का कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि कैसे हम इसमें जो और अकाउंट्स हैं उन्हें बनाते हैं, कैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरह से हमारा जो एडजस्टेड P&L होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।